इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने बात करी थी कि इलेक्शन आखिरकार हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। साथ ही हमने डिफरेंस भी जाना था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस के बीच में हमें क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि जो इलेक्शन के अंदर हमें कंपटीशन देखने को मिलता है लीडर्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, क्या ये सही चीज़ है या फिर गलत है। इसके दोनों ही चीज़ों के बारे में हमने समझा था। और आज इस लेसन के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के सेकेंड पार्ट में एक डेडिकेटेड टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी इलेक्शन को लेकर जो नॉलेज है वो भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। यानी कि आपको पूरा प्रोसेस जो है इलेक्शन सिस्टम के बारे में वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पूरा वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो बच्चों जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारे देश में जो इलेक्शन है वो किस तरीके से करवाए जाते हैं। आप कह सकते हैं ये फीचर्स भी आप कह सकते हैं आसान भाषा में। तो इसके अंदर आपको कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में आपको बताया गया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन है उनका जो सिस्टम रखा गया वो इन तरीके का है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इलेक्शंस के बारे में। अब ये जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मेंशन की गई है। एक है लोकसभा, दूसरी है लेजिस्लेटिव और तीसरी है लोकल बॉडी। तो देखिए जो जनरल इलेक्शन है, इन तीनों ही इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन कह सकते हैं। बेसिकली ये जो इलेक्शन होते हैं इसके अंदर जो कॉमन मैन है यानी कि जो आम जनता है वो डायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है। बस कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होता है, जिसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन है जो पर्सन है जो वोट डालता है तो उसकी जो एज है मिनिमम रखी गई है वो 18 ईयर है। 18 साल उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि उसका कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, बस एलिजिबिलिटी देखी जाती है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो हमारे देश के अंदर 3 तरीके से होते हैं। एक जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा, जैसे अभी के समय जो है वो लोकसभा के ही इलेक्शन है जो जनरल इलेक्शन है। इसके अंदर सिंपली हम जब वोट डालेंगे तो जो कैंडिडेट होंगे अलग अलग पार्टी के, अगर उनमें से कोई एक कैंडिडेट जीत जाएगा तो उसकी आगे चल के जो पोस्ट हो जाएगी तो वो क्या लाया जाएगा, MP, जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आगे चल के पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा। फिर दूसरे जो इलेक्शन होते हैं ये पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होते हैं। ये स्टेट से रिलेटेड होते हैं और ये पूरी कंट्री से रिलेटेड होते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे यूपी के अंदर इलेक्शन है तो सिर्फ जो यूपी के वोटर्स है वो ही वोट डाल सकते हैं। अगर हरियाणा में इलेक्शन है तो हरियाणा के जो वोटर्स है वो हरियाणा के इलेक्शन डालेंगे। तो इसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, जिसके अंदर जो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन तो उन्हें MLA कहते हैं जब वो जीत जाते हैं। MLA मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो MLA होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्क करते हैं। एक और आता है तीसरा इलेक्शन जो लोकल इश्यू से रिलेटेड होता है, जिसे हम लोकल बॉडी के इलेक्शन कहते हैं। अब ये जो इलेक्शन है वो रूरल सेक्टर के अंदर भी एज वेल एज अर्बन सेक्टर के अंदर भी, यानी कि दोनों जगह में देखने को मिलते हैं। जब रूरल सेक्टर की बात आती है तो इसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, और जब अर्बन सेक्टर की बात आती है तो इसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। जो लोकल इशू जैसे गार्बेज हो गया, एनवायरमेंट हो गया, रोड्स हो गया, लाइट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो लोकल बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जब यहां से नहीं होता तो फिर अपर लेवल लेजिस्लेटिव, फिर वहां से भी नहीं होता फिर उससे अपर लेवल लोकसभा यानी कि MP वाला, यहां तक इशू तक चले जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 टाइप के इलेक्शन है और सब में एक चीज कॉमन है कि इनमें जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर तक का ही होता है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट जीतता है, उसकी पोस्ट कोई भी हो, सबका कॉमन पीरियड रखा गया है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें जितने भी MPs होते हैं, जो कोई पार्टी जीतती है वो डिसाइड करती है कि उनका लीडर कौन होगा जो इंडिया को, जी हां पूरे भारत को एज अ PM सर्व करेगा। ठीक है। दूसरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो जीते MLAs होते हैं वो डिसाइडेड करते हैं कि उनका मेन लीडर कौन होगा जो उस पर्टिकुलर स्टेट को एज अ CM, चीफ मिनिस्टर, एक तरीके से सर्व करेगा। उसी तरह लोकल बॉडी के इलेक्शन में क्या होता है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती है उसके अंदर जो काउंसलर होते हैं जिसे हम पार्षद कहते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि उनका एक मेयर कौन होगा। तो इन चीजों के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये जनरल इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है कि इन्हीं में ही ना एक और इलेक्शन होता है जो इसका सब पार्ट होता है। जैसे जनरल इलेक्शन के अलावा एक इलेक्शन जिसे हम कहते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है। तो इसे मिड इलेक्शन, बाय इलेक्शन आप कुछ भी कह सकते हो। ये जो इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर अ 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी और टू
टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एमपी, एमएलए या काउंसलर जब जीत जाता है तो उसको 5 ईयर तक का टाइम मिलता है कि वो अपने पर्टिकुलर उस एरिया को सर्व करेगा 5 ईयर तक। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी मेंबर की डेथ हो जाए। मान लीजिएगा कि कोई मेंबर 5 ईयर तक के लिए बना था, उसके 2 ईयर के बाद ही डेथ होगी। अब 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो तो खाली है, तो इस 3 ईयर को फुलफिल करने के लिए जो उस जगह पे इलेक्शन होंगे तो उसे हम बाय इलेक्शन कहेंगे। तो जो भी हम नया कैंडिडेट आएगा वो 5 साल रूल नहीं करेगा बल्कि सिर्फ 3 साल ही रूल करेगा, फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होंगे। तो 5 ईयर को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, चाहे वो 1 मेंबर से हो या 2 मेंबर से क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक पार्टी से होते हैं, फिर जाके वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, यानी कि वो उस पार्टी से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो अपनी पोस्ट को भी खो बैठते हैं। तो उस पोस्ट को रिफिल करने के लिए दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो दोनों कंडीशन में हो सकता है और ये हमें हर एक इलेक्शन में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो लोकसभा के हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या फिर लोकल बॉडी के इलेक्शन क्यों ना हो। सो कि आप इस चीज के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम तीसरी बात करते हैं, वो होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए हमारे भारत के अंदर बहुत जगह है जहां पे इलेक्शन होते ही रहते हैं, है ना। अब ये जो इलेक्शन होते हैं वो किस बेसिस पे करवाए जाते हैं, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप इसको ना सीट के नाम से भी जान सकते हो। देखो ये ना फिक्स्ड होती है। अगर मैं आपको एमपी के इलेक्शन बोल रहा हूं जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर होंगे, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो टोटल 543 होती है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अगर एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये स्टेट वाइज होता है। स्टेट वाइज इन द सेंस कि मान लीजिएगा कि अगर यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके अंदर जो एमएलए की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 403 या 4 के आसपास है। उसी तरह अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो एमएलए वाली जो सीट है वो 70 है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करते हैं, इस चीज का आइडिया लगा लीजिएगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया की जब बात आएगी तो नंबर ऑफ सीट जो फिक्स्ड होती है 543 अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसे हम सीट के नाम से जानते हैं। देखिए द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन विच आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूपी की सीट्स ज्यादा है, दिल्ली की कम है, हरियाणा की थोड़ी ज्यादा है, बिहार की बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र की बहुत ज्यादा है। तो ये जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेरी कर रही है, किस बेसिस पे कर रही है, कौन ये डिसाइडेड कर रहा है, तो ये तो सारी चीजें डिसाइडेड होती है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। अब जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उसको एक तरीके से आप कह सकते हो देखा जाता है डिवाइड करके कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। अब आप देखिएगा यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा की है और दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा की है। तो आप बताइएगा नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो किस जगह पे ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली वो यूपी के अंदर ज्यादा होंगे क्योंकि ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है तो लोग भी थोड़े ज्यादा होने चाहिए। अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर जो सीट्स होती है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो 543 ऑल ओवर इंडिया से। जैसे एग्जांपल के तौर पे और समझा देता हूं, दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी, तो दिल्ली में टोटल 7 सीट्स आती है। उसी तरह यूपी इतना बड़ा स्टेट है तो उसके अंदर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट आती है। तो अलग अलग जगह पे भी अलग अलग वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन कि उस पर्टिकुलर स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो उसी हिसाब से इसको रखा जाता है। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सिमिलरली जैसे भी मैंने आपको बताया था, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि अलग अलग होती है। वी रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टेड 90 एमएलए। जब मैंने आपको देवीलाल के बारे में बताया था जो कि लोकदल पार्टी के लीडर थे फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो हरियाणा में 1987 में जब इलेक्शन हुआ था तो कितनी सीट पे हुआ था, 90 सीट्स पे, यानी कि 90 एमएलए वहां पे जीत सकते हैं, डजंट मैटर उनकी पार्टी कौन सी हो। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 एमएलएस। क्या वहां पे बताया गया क्या हर एक पर्सन हरियाणा के अंदर वोट करता उन 90 एमएलएस के लिए। तो देखा हमारे देश में क्या है कि 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू है, 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू रखी गई है, यानी एक बंदा एक ही जने को वोट कर सकता है और उसकी वोट की वैल्यू भी इक्वल ही मानी जाएगी, एक से ज्यादा वोट नहीं कर सकता। इस चीज का आप आइडिया लगा लीजिएगा। इन आवर कंट्री वी फॉलो आर एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दिस कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। दिस एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ उस एरिया से एक ही कैंडिडेट को जितवा सकते हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही लीडर को रखा गया है। होप्स हो कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया था, आप देख लीजिएगा, दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल भी है, ये एक यूनियन टेरिटरी है ना। तो जहां पे एमपी जिसे हम लोकसभा कहते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 7 है।
उसी तरह एमएलए और लेजिस्लेटिव जो इसमें सीट है वो 70 है। तो आप लगा लीजिएगा कि यहाँ पे क्या था कि जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने 7 की 7 सीटें दिल्ली से जीत ली, यानी कि जो एमपीज हैं दिल्ली के अंदर 7 सीट है, तो 7 सीट में जो एमपी एक तरीके से सिटिंग है वो सारे के सारे एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जनता ने बीजेपी को जितवाया यहाँ से, ठीक है। उसी तरह अब आप दूसरी सिचुएशन देखिएगा कि दिल्ली में 2020 में इलेक्शन होते हैं, कौन से, एमएलए वाले। अब यहाँ पर क्या होता है, आम आदमी पार्टी रूल करती है, तो यहाँ पे 62 सीट 2020 के इलेक्शन में क्या होता है कि आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, यानी कि 70 में से 62 जो एमएलए होते हैं वो आम आदमी पार्टी से जीतते हैं, जबकि बीजेपी से 8। तो आप लगा लीजिएगा आइडिया कि जहां लोकसभा में 7 आउट ऑफ 7 बीजेपी परफॉर्म कर रही है, और अगले ही साल की बात है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी को 70 में से सिर्फ 8 मिलते हैं। तो यही डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे कोई डिसाइडेड नहीं होता कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। आप बेस्ट एग्जाम्पल देवीलाल जी के बारे में भी समझ सकते हैं कि जो इतना अच्छा कैंपेन करने के बाद भी 1987 में इलेक्शन जीत जाते हैं, बट नेक्स्ट 4 ईयर के बाद जब दोबारा से इलेक्शन होता है तो वो हार जाते हैं, फिर से कांग्रेस आ जाती है। यही डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे एक बार कोई पावर में आ गया तो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, वो कभी भी हार सकता है और कभी भी जीत सकता है, डिपेंड्स ऑन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हो गया। चौथी चीज आती है वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इसे सीट्स कहते हैं, अब इस सीट्स के अंदर भी ना कुछ ऐसी सीट्स होती है जो रिजर्व्ड रखी जाती है कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, और इनमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एससी और एसटी के लिए जो है वो कुछ जो सीट्स है वो रिजर्व रखी जाती है, और इसे रिजर्व्ड रखने का जो काम है वो किसके अंडर में आता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही एक बॉडी है जिसे कहते हैं डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए, यही एक तरीके से डिसाइड करता है कि कौन सी सीट एससी कैंडिडेट के लिए और कौन सी सीट एसटी कैंडिडेट के लिए, तो जो चीज होगी वो इनके अंडर में आती है। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिएगा कि आपका एक एरिया एक्स नाम का और एक मेरा एरिया वाई नाम का। एक्स एरिया जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा है, वाई एरिया एसटी कैटेगरी है। एक जेड और ले लेते हो जनरल के लिए। तो देखो जनरल में तो कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है एरिया में, लेकिन वाई एरिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वहां पे अपना एससी कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं करवाएगी, ना ही जनरल। जो एसटी कैंडिडेट होगा उसे ही कंटेस्ट करवाएगी, और जितनी भी वहां की पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उन्हीं के बीच में एसटी को लेकर ही कंपटीशन रहेगा। सेम सिचुएशन एक्स वाले एरिया में है कि जहां पे एससी का ही कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा, जनरल या एसटी नहीं होगा, क्योंकि ये रिजर्व्ड है ओनली फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो इसका जो सारा काम है वो डेलिमिटेशन कमीशन ही करता है। अब पूरे देश के अंदर ये जो चीज है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि इन चीजों का जो आइडिया होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही लगाया जाता है कि जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कास्ट के लोग रहते हैं उस जगह को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टेटस दे दिया जाता है। अब जैसे लोकसभा के अंदर ही बात कर लेते हैं, ये 2019 का डेटा है जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 543 थी। अब इस 543 में से जो एससी सीट्स थी वो कितनी थी, 84 थी, और जबकि जो एसटी थी वो 47 थी, और जो बाकी रेस्ट जो थी वो कितनी, वो सारी जनरल के लिए थी। तो इस चीज का जरा आप आइडिया लगा सकते हो, ये डेटा 2019 के इलेक्शन का। और आगे चल के तो अब हमारी न्यू सेंट्रल विस्टा बनी है पार्लियामेंट की जगह पे, तो नंबर ऑफ जो सीट्स है लोकसभा की वो भी बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एससी एसटी कैंडिडेट की भी बढ़ेगी। और एक चीज ध्यान रखना, अब की बार वुमेन्स रिजर्वेशन वाली सीटें भी आ गई, क्योंकि वुमेन जो बिल है वो भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि इस इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट असेंबली के लिए जो 2029 में इलेक्शन होंगे तो आपको सारा सिनेरियो भी चेंज देखने को मिलेगा। अभी के हिसाब से आप इतना समझ सकते हो। अब ये है लोकसभा की ऑल ओवर सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप कह सकते हो, जो पूरे भारत में आपको अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। जैसे जनरल की जो सीट है वो कितनी है, 412, रिजर्व यानी एससी के लिए 84 है, और जबकि एसटी के लिए 47 है। तो जो ग्रीन कलर वाले आपको जहां जहां दिख रहे हैं यहाँ पे ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे एसटी और रेड वाले और बाकी जो व्हाइट वाले वो सारा ऑल ओवर इंडिया का है। और नंबर ऑफ सीट्स भी आपको बताया गया कि पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर कितनी कितनी सीट्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा वाले। जैसे यहाँ पे आंध्र
आंध्र प्रदेश में 25 है, और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे 2 है, जबकि आसाम के अंदर 14 आती है। तो ऐसी अलग अलग वेरी करती है, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के बेसिस पर ही डिसाइड की जाती है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। आप देखोगे यूनियन टेरिटरी में हर जगह एक एक सीट आती है, बस जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है, पहले वो स्टेट होता था, और दिल्ली, तो यहाँ पर 5 और 7 सीटें हमें देखने को मिलती है, बाकी सब में एक एक है, क्योंकि यूटी जो होती है वो बड़ी स्मॉल पॉपुलेशन वाली होती है। ठीक है, होप्स हो कि अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा इन सभी चीजों के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो है हमारे वोटर लिस्ट को लेकर। जी हाँ, ये वोटर लिस्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के अंदर अगर कोई वोट डालना चाहता है तो उसे बस मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया उसे फुलफिल करना पड़ता है, यानी कि कम से कम 18 साल। डजंट मैटर कि उसकी कास्ट, रिलीजन, उसका प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर कौन सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वोट डालने का राइट मिल जाएगा। और ये जब वोट डालने का राइट मिलता है तो उसको एक तरीके से इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन कमीशन है ना, वो डिसाइड करता है, वो अपडेट करवाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं वोटर लिस्ट। अब ये वोटर लिस्ट कैसे काम करती है? वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइडेड हो जाती है, जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो डिसाइड होता है कि हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए पॉपुलेशन में तो चेंजेस आता रहता है। 3 मेन फैक्टर है जिसके अंदर पॉपुलेशन में चेंज आता है, एक होता है बर्थ, एक होता है डेथ, और एक होता है माइग्रेशन। तो देखो जब जन्म होता है तो पॉपुलेशन में बढ़ावा होता है, और जब डेथ होती है तो पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। और माइग्रेशन, जब एक जगह का बंदा है वो दूसरी जगह माइग्रेट हो जाता है, तो उसकी जो सीट थी, जो उसका वोट था, वो एक जगह की जगह दूसरी जगह का हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन में कुछ इस तरीके से चेंजेस आता है। इसीलिए हर बार क्या होता है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना पड़ता है। जैसे हम मोबाइल को अपडेट करते हैं कि क्या नया आया, क्या पुराना गया, तो इसीलिए वोटर लिस्ट को भी अपडेट करना पड़ता है कि हर, ये थोड़ी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सेम वही लोग रहेंगे, नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी आएंगे, तो हमेशा से उसके अंदर अपडेशन होता है, उसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, और ऐसा नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, वो एलिजिबल था वोट डालने के लिए। पूरा अच्छे तरीके से इस चीज को एनालाइज करवाया जाता है, एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 बार अलग अलग सर्वे, अलग अलग एजेंसी के थ्रू करवाया जाता है कि कोई भी जो वोटर एलिजिबल है उसका वोट ना रह जाए। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर तो यही होता है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स है उनकी जो लिस्ट होती है वो इलेक्शन से पहले ही अपडेट करवा दी जाती है, ताकि सभी लोगों को टाइम से वो मिल सके। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, इसे इलेक्टोरल रोल के नाम से जाना जाता है, और कॉमनली इसे हम वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। अभी इलेक्शन आए रहे हैं 2024 के, और इलेक्शन आ क्या रहे, इलेक्शन तो अभी रनिंग में चल ही रहे हैं, अलग अलग फेजेस में चल रहे हैं, है ना। जब आपके अगर आपके एरिया में नहीं हुए, जब आएंगे तो आप देखोगे आपके, अगर आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो तो आपका भी आएगा, नहीं हो तो आपके मम्मी पापा का, आपके भाई बहन का जरूर आएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और एक नहीं, 2-2, 3-3 बार आता है। ठीक है, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। जितना राइट्स आपको है उतना राइट दूसरे पर्सन को भी है, कि आपकी भी 1 वोट है, उसकी भी 1 वोट है, वो जिसको वोट डालना चाहेगा, आप जिसको वोट डालना चाहेगा, पूरी इंडिपेंडेंस होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की। इन प्रैक्टिस इट मींस दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट, हर किसी को 1 वोट दिया गया है, एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो सबकी जो वैल्यू वो इक्वल है, ऐसा नहीं कि पुअर या रिच क्लास में डिफरेंट है, कि पुअर वोट डाला है तो उसके वोट की वैल्यू 1 है, और रिच डाला है तो उसके 1 वोट की वैल्यू 5 रखी गई है। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव है, ये सही नहीं है। नो वन शुड बी डिनाई, किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। कोई अच्छा कारण बनाए कि हाँ भाई आपका नाम गलत है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जब आपका सब कुछ सही है तो आपको डिनाई यानी कि मना नहीं किया जाएगा वोट डालने के लिए। डिफरेंट सिटीजन डिफरेंट फ्रॉम द अनदर इन मैनी वेज। अब इसी के अंदर क्या होता है कि देखो, कुछ लोग होते हैं अमीर, कुछ होते हैं गरीब, और कुछ होते हैं हाईली एजुकेटेड, और कुछ होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती, और कोई ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता। किसी की कम है तो किसी की बहुत ही ज्यादा कम है। सम आर काइंड, अदर आर नॉट सो काइंड। कुछ दयालु होते हैं, कुछ दयालु नहीं होते, बट ऑल देम आर ह्यूमन। तो सभी ह्यूमन बींग्स है विद देयर ओन नीड्स एंड व्यू। सबका अपना अपना एक नजरिया, अपनी अपनी जरूरत है। दिस इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। तो इसी वजह से सभी लोग डिजर्व करते हैं आउटपुट देने के लिए, अपना वोट देने के लिए, कि भैया जो डिसीजन लिए जाएंगे उससे वो भी तो अफेक्ट होंगे, तो इसलिए उनको पूरा राइट्स दिया गया इन चीजों के बारे में। तो ये था हमारा वोटर लिस्ट के बारे में। इसके अलावा आवर कंट्री ऑल द सिटीजन 18 ईयर जो भी है उससे अबव है उनको इलेक्शन का राइट्स है वोट डालने का। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज एंड हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन सबको हटा के सबको इक्वालिटी के बेसिस पे वोट दिया जाता है। होप सो कि आप वोटर लिस्ट के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। यही था बच्चों आज की इस क्लास में हमारे टॉप 5 पॉइंट्स। इसके आगे जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें नेक्स्ट
नेक्स्ट हम आगे के बारे में बात करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और जो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसके जो लिंक्स हैं वो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करवा देंगे ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो और आप स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट जो है आराम से देख सके। और इसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि आपको इन पार्ट वाइज वीडियो के अलावा वन शॉट वीडियो भी चैनल पे ही देखने को मिला करेगी। और लाइव सेशन हमारे होते ही रहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा, आप खुद ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी जो स्टडी है वो एक नेक्स्ट लेवल की हो सके और आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे लेवल की कर सके। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।